वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। स्टूडेंट, आज अपना टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी, यानी कि फॉरेन करेंसी की डिमांड का क्या इम्पैक्ट होता है। तो जब इंक्रीज होती है फॉरेन करेंसी की डिमांड, फॉरेन करेंसी का मतलब क्या है कि करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, मतलब इंडियन करेंसी को छोड़ के कोई भी करेंसी दुनिया के ले लो तो वो क्या है, फॉरेन करेंसी। बट हम यहाँ पे लिखते हैं यूएस डॉलर, मतलब हम डॉलर को फॉरेन करेंसी ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्या बोलेंगे? डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या है कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू फॉल हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 यूएस डॉलर जो है उसकी वैल्यू है 70 रुपीज, और फिर उसकी वैल्यू कितनी हो जाए 75 रुपीज। तो इसको बोलते हैं, हमने क्या बताया कि जब वैल्यू फॉल हो, मतलब जो करेंसी जो है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल हो, तो यहाँ पे 70 रुपीज से 75 हो गई, तो ये क्या है? डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन ऐसे देखने में लग रहा होगा कि बढ़ रहा है, 70 से 75 हो गया, बट बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले हमको $1 लेने के लिए 70 रुपीज देने पड़ते थे, अब $1 के लिए हमको 75 रुपीज देने। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी वैल्यू है, हमारे मनी की वैल्यू, हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू है, वो डिक्रीज हुई है, डेप्रिशिएट हुई है। तो इसको डेप्रिशिएशन बोलते हैं, जब व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट इन टर्म्स ऑफ इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। ठीक है, अब आते हैं इस पे। इंक्रीज इन डिमांड इज रिफ्लेक्टेड बाई अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द राइट। इंक्रीज इन डिमांड कब होता है, हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड कैसे होती है और कैसे चलता है डिमांड और सप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, ये हो गई डिमांड, और रेट ऑफ एक्सचेंज ये है, और ये क्या है? डिमांड और सप्लाई है ऑफ यूएस डॉलर। तो देखिए, जब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा, तो जब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। जब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा तो यूएस डॉलर की हम बात कर रहे हैं, जब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा तो यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। यानी कि पहले जैसे किसी के पास $1 है, तो $1 के बदले में उसको पहले 70 रुपीज मिलते थे, अब हमारे पास उसके पास $1 के बदले में वो 75 रुपीज उसको मिलेंगे। तो जिसके पास डॉलर होगा, डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो उसका फायदा होगा। तो उस केस में जब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा तो हमारी जो डिमांड होगी, यानी कि जो डिमांड होगी वो भी बढ़ेगी। तो डिमांड होगी वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो ये डिमांड का था पहले डी, और ये डिमांड कर्व हो गया फिर डी डैश। और सप्लाई भी हम बना दो। सप्लाई पता है कि सप्लाई का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है? स्लोप्स अपवर्ड। ये आर है, ये आर डैश है, ये क्यू है, ये क्यू डैश है। यानी कि यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज पहले ओ आर था। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है? पहले ओ आर था। यहाँ पे इक्विलिब्रियम हमको कब मिलेगा? जब व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इक्विलिब्रियम कब होगा? इससे पहले जो हमने मीनिंग बताई थी तो बताया था इक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो जब डिमांड और सप्लाई दोनों होगा तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। तो पहले जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज था, यानी कि ये डिमांड और सप्लाई इस पॉइंट पे था, व्हेन प्राइस इज रेट ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू आर। रेट ऑफ एक्सचेंज या प्राइस ऑफ एक्सचेंज बोले, बोथ आर सेम। तो आर था। फिर रेट ऑफ एक्सचेंज जब आर डैश हो रहा है तो हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो रहा है? ओ आर से ओ आर डैश हो रहा है। अब ये एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जैसे ही रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हुआ, जैसे ही रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हुआ तो डिमांड भी, डिमांड यूएस डॉलर डिमांड इंक्रीज हो गई। यानी कि इससे क्या ऑब्जर्वेशन को पता चला? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, increase in demand for foreign currency, increase in demand for foreign currency leads to a rise in exchange rate। मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी उसकी जो एक्सचेंज रेट होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे हम फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा करेंगे तो उसकी रेट बढ़ जाएगी।
नॉर्मली ले लीजिए कोई भी चीज़, जिसकी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइसेस क्या होती हैं, इंक्रीज होती है। अब जैसे ये पेन है 10 रुपीज़ का, अब इसकी डिमांड खूब हो रही है, सब लोग यही पेन खरीदना चाह रहे हैं, तो इसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, जाहिर सी बात है क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ऐसे ही केस इसमें है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की, तो उसकी फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी की, तो उसकी रेट भी इंक्रीज हो जाएगी, जो इस डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं, अब इससे क्या होता है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। इसको क्या बोलते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन। अब करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन मीन्स इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएट्स। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएट्स इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। जब डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होती है इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसका मतलब क्या है, कि जब हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, घटती है, कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूएस डॉलर की वैल्यू थी 60 रुपीज, ठीक है। अब एक यूएस डॉलर की रुपीज कितनी हो जाएगी, तो उसको हम डेप्रिशिएट मतलब क्या, कि घटना, हमारी वैल्यू घटे, हमारी वैल्यू मतलब डोमेस्टिक करेंसी जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू घटे। तो यहाँ पे क्या होगा, 50 होगा या 70, घटना मतलब क्या, 50 या 70, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये 60 रुपीज से 70 रुपीज। ऐसा तो दिख रहा होगा कि ये तो बढ़ गया, 60-70 हो गया, नहीं, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है इंडियन करेंसी जो है उसकी वैल्यू घट रही है, क्योंकि पहले अगर हमको $1 चाहिए था तो हमको 60 रुपीज देने पड़ रहे थे, अब हमको $1 के लिए 70 रुपीज, अब हमको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे $1 के लिए, तब भी हमको एक ही डॉलर मिल रहा था, अब भी हमको एक ही डॉलर मिल रहा है, बट पहले हमको 60 रुपीज देने पड़ रहे थे, अब हमको 70 रुपीज देने पड़ रहे हैं, यानी कि हमारी जो करेंसी है इंडियन करेंसी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई। जैसे आजकल सुन रहे होंगे, डेली न्यूज में सुनते हैं ना कि डॉलर की वैल्यू इतनी होगी, इंडियन रुपीज की वैल्यू इतनी होगी। जैसे आजकल जो चल रही है $1 की जो वैल्यू है इन इंडियन रुपीज 75.52, करीब 76, मान के चलिए कि 76 है। तो ये इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ती है तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती है। या फिर इस पूरे डायग्राम से ऑब्जर्वेशन ये आया कि, क्या ऑब्जर्वेशन आया इस पूरे डायग्राम के, that increase in demand for foreign currency leads to rise in exchange rate। फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होगी तो उसकी जो एक्सचेंज रेट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए, फिर करेंसी डेप्रिशिएशन तो इजी कॉन्सेप्ट है। अब देखिए फॉरेन करेंसी की हमको जरूरत कब होती है, फॉरेन करेंसी की हमको जरूरत कब पड़ती है, अगर हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो, इंपोर्ट मीन्स हमको फॉरेन से कोई चीज खरीदनी है तो हमको डॉलर ही चाहिए। सपोज हमको अमेरिका से कोई चीज खरीदनी है तो हमको डॉलर, उनके डॉलर में ही हमको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, अगर कोई यूनिलेटरल पेमेंट टू अब्रॉड, यानी कि कहीं फॉरेन, किसी फॉरेन कंट्री में किसी को हमको पैसे दे रहे हैं, यूनिलेटरल मतलब होता है वन साइडेड। जैसे हमने किसी को गिफ्ट दिया या डोनेशन दिया है तो ये क्या होता है, उसके बदले में हमको कुछ मिलता नहीं है, तो ये यूनिलेटरल होता है। यूनिलेटरल का मतलब कि वन साइडेड, जिसके बदले में फिर हमको कुछ इन रिटर्न नहीं मिलता, तो वो वन साइडेड होता है। और क्या हो सकता है, अगर हम फॉरेन टूर करते हैं, जैसे कोई टूरिस्ट है, कोई जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, दूसरी कंट्री में जाएगा, तो दूसरी कंट्री में जाएगा तो जितना उसका एक्सपेंडिचर होगा वो उस कंट्री की करेंसी में होगा, तो भी उसको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। यानी कि फॉरेन टूर है अगर, तो भी फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। या फिर और क्या यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, परचेजिंग एसेट्स इन फॉरेन
कंट्री, कहीं फॉरेन कंट्री में हम गए और वहां पे हमको कोई चीज, कोई एसेट खरीदनी है, लैंड बिल्डिंग खरीदनी है, तो हमको उसी कंट्री की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसी कंट्री की करेंसी चाहिए। सपोज अमेरिका में हम जा रहे हैं तो अमेरिका में हमको यूएस डॉलर ही चाहिए होगा। ठीक है, तो ये सारी है रिक्वायरमेंट कि फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट हमको कब होती है। तो इंपोर्ट करना है तो यूनिलेटरल पेमेंट है, तो फॉरेन टूर है, और ऐसे सारी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हमको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है।